नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो छात्रों, आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत जो अभी तक एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं उस एंडोक्राइन सिस्टम को आज कंप्लीट करेंगे और इस एंडोक्राइन सिस्टम को आज कंप्लीट करने के साथ ही बायोलॉजी को भी कुछ समय के लिए रोका जाएगा ताकि अन्य विषयों को शुरू किया जाए। और बायोलॉजी को रोकने के बाद जो अभी तक बच्चों की डिमांड चलती हुई आ रही है कि सर आप पॉलिटी की क्लास को भी स्टार्ट कीजिए, तो अब हम पॉलिटी की क्लास को अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटी के साथ साथ आपको करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण इशू होंगे बीच बीच में आपको दिए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी बायोलॉजी को रोका जाएगा क्योंकि अब जब हम एंडोक्राइन सिस्टम को आज कंप्लीट कर ले रहे हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम के कंप्लीट हो जाने के साथ ही हम ये कहेंगे कि बायोलॉजी के 50% टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, यानी आधी सफ़र को हम समाप्ति इसमें कर लिए हैं। अब आधा सफ़र जो बाकी है उसको कुछ समय के बाद स्टार्ट किया जाएगा। वैसे आप सभी जानते हैं कि मैंने ज्योग्राफी भी जो पढ़ाया था उसमें भी मैंने पूरा भी सफ़र कंप्लीट नहीं किया था। हिस्ट्री वाले सफ़र में मैं मॉडर्न को पूरी तरह से समाप्त कर चुका हूँ, लेकिन मिडिएबल और एंशिएंट वाला पार्ट बाकी है। उसी तरह से बायोलॉजी वाले सेक्शन में भी मैं 50% से ऊपर का सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ और 50% जो सिलेबस बाकी है उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन आज के बाद जो मेरा अगला क्लास जाएगा वो आपको पॉलिटी को लेकर जाएगा। तो जो भी छात्र पॉलिटी की काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे वो अब मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से पॉलिटी की क्लास को ज़रूर देखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहें, उसे लाइक करें और किसी प्रकार की यदि कोई कमी हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आइए सबसे पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम को आज कंप्लीट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत मैंने बताया था कि मानव शरीर के अंदर 9 ग्रंथियां होती हैं और इन 9 ग्रंथियों में अभी तक हम जिन जिन ग्रंथियों की चर्चा कर चुके हैं उसमें चर्चा कर दिए हैं पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड के अलावा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड। यहाँ तक हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज इससे आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे थाइमस, थाइमस, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के अलावा हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के अलावा हम पढ़ेंगे पैनक्रियास। चूँकि मैं आपको जानकारी की तरफ बता दूं कि 9 जो ग्रंथियां होती हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत उसमें 8 ग्रंथियों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अति इम्पॉर्टेंट ग्रंथियां हैं। तो इनमें से हम अभी तक 5 तक के सफ़र को कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये 3 पार्ट बाकी हैं। आइए इस तीनों पार्ट को जानकर आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट करें। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड को। और थाइमस ग्लैंड का अगर कहा जाए लोकेशन कहाँ होता है तो इसका लोकेशन होता है चेस्ट में। अब इस थाइमस ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है तो थाइमस ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन निकालता है उसको कहते हैं थाइमोसिन हार्मोन। नाम की तरह है इसका थाइमोसिन हार्मोन। और ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा पहले आपको बता दें। थाइमोसिन हार्मोन के बारे में हम जानेंगे, लेकिन आप यदि मेरे ब्लड वाले चैप्टर को देखे होंगे तो मैंने बताया था कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उस ह्यूमन ब्लड में एक होता है WBC, WBC। और WBC में जो कण पाए जाते हैं उनमें एक कण है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। आप यदि मेरे ब्लड वाले चैप्टर को देखेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे ढंग से आपको इस बात को समझाया गया है कि ब्लड हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करता है। तो WBC के अंदर एक कण होता है लिम्फोसाइट
और लिम्फोसाइट दो टाइप का होता है, एक होता है बी टाइप का लिम्फोसाइट और एक होता है टी टाइप का लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि WBC करता क्या है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। इसका मतलब है कि यदि कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उस बीमारी से ये फाइट करता है। WBC के कारण फाइट करते हैं, इसीलिए इसको आर्म्स ऑफ द बॉडी भी कहता है, अर्थात शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। तो ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो निश्चित है कि WBC के अंदर आता है लिम्फोसाइट, तो ये भी इम्यून सिस्टम में काम आता होगा। और लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, बी टाइप के लिम्फोसाइट और टी टाइप का लिम्फोसाइट। तो ये बी टाइप का लिम्फोसाइट और टी टाइप का जो लिम्फोसाइट है जो हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये मैच्योर होने के लिए, यानी हम ये कहेंगे कि पूरी तरह से ये परिपक्व होने के लिए किसके पास जाता है, तो ये जाता है थाइमोसिन हार्मोन के पास। ये थाइमोसिन हार्मोन के पास जाता है और जब थाइमोसिन हार्मोन के पास जाएगा बी टाइप का लिम्फोसाइट और टी टाइप का लिम्फोसाइट, तो ये दोनों लिम्फोसाइट मजबूत होगा यानी मैच्योर होगा। और जब मैच्योर होगा तो हमारे बॉडी की और बेहतर ढंग से सुरक्षा कर पाएगा। तो स्पष्टतः हम ये कहेंगे कि थाइमोसिन हार्मोन जो है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कराने के लिए कार्य करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला हार्मोन है, अब देखिए क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं, जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन सारे इंडोक्राइन ग्लैंड में सिर्फ यही एक ग्लैंड्स हैं जिसका साइज समय के अनुसार घटता बढ़ता है। मतलब कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। तो इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे देखिए, 0 से जब कोई व्यक्ति 10 साल के एज का होता है ना, यहाँ से 0 से 10 से हम ऐसे लेकर गए, ठीक है ना, और ये हो गया आपको 40 से ऊपर, और यहाँ रखें हम 0 से 10 वर्ष। तो 0 से 10 वर्ष तक के अवधि में इस ग्रंथि का साइज देखिए, ये इतना बड़ा है। लेकिन जब 10 से लेकर 40 तक के एज में गए, 10 से लेकर 40 साल तक के जब एज में गए, तो यहाँ देखिए इसका आकार काफ़ी बढ़ा हुआ है। 10 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक जाकर इसका आकार काफ़ी बढ़ जाता है, और 40 वर्ष के बाद फिर देखिए क्या हो गया है, ये यहाँ से फिर घट गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये ज़्यादा बड़ा होगा ग्रंथि, जितना बड़ा ग्रंथि होगा उतना ही ज़्यादा थाइमोसिन हार्मोन को निकालेगा, और जितना ज़्यादा निकालेगा उतना ही ज़्यादा यह लिम्फोसाइट किस टाइप के, बी और टी टाइप के लिम्फोसाइट को मैच्योर करेगा, ज़्यादा मैच्योर करेगा। और ये लिम्फोसाइट किसका पार्ट होता है, WBC का पार्ट होता है। और WBC क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि इसका साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा निकलेगा थाइमोसिन, उतना ज़्यादा हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में क्या होगा, विकास होगा। यही कारण है कि 10 वर्ष के बाद से लेकर अगर देखा जाए बच्चे को, जो 40 साल के बच्चे होते हैं, 40 साल तक के लोग होते हैं, उनमें इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है। जनरली अगर उनको सर्दी खांसी बुखार होता है तो उनको किसी प्रकार की दवा को लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे ही ठीक हो जाता है। लेकिन 40 साल के बाद जब इस ग्रंथि का आकार छोटा हो गया, तो छोटा हो जाएगा तो थाइमोसिन हार्मोन को भी कम निकालेगा। जब थाइमोसिन हार्मोन को कम निकालेगा तो निश्चित है कि लिम्फोसाइट जो बी और टी टाइप का लिम्फोसाइट है, इसको कम से कम मैच्योर करेगा। जब ये कम मैच्योर होगा तो WBC जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगा। इसीलिए 40 साल के बाद के ऊपर के लोगों में अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उनको दवा वगैरह लेना पड़ता है। लेकिन 10 साल से लेकर 40 साल तक के जो लोग होते हैं उनको कभी कभी दवा की भी आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ही वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी क्या होता है,
मजबूत होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इस ग्रंथि का आकार भी घटते जाता है। तो थाइमस ग्लैंड से किस टाइप का हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला हार्मोन है, क्योंकि यह WBC के लिम्फोसाइट जो दो तरह के होते हैं, B और T टाइप के लिम्फोसाइट, उन दोनों को यह मैच्योर करने का काम करता है। चलिए अब अगला देखते हैं। थाइमस ग्लैंड के बाद अगला ग्रंथि है यानी 7वां एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है। अधिवृक्क, अधि का मतलब होता है ऊपर, वृक्क का मतलब हो गया किडनी, यानी किडनी के जस्ट ये ऊपर होता है। अर्थात इसका लोकेशन कहाँ होता है? तो एब्डोमिनल पार्ट में, किडनी के ठीक ऊपर। और आप किडनी को तो देखे होंगे, किडनी के साइज के बारे में आपको बताते हैं कि किडनी सेम के बीज के आकार में दिखता है। तो सेम के बीज के आकार में दिखता है, तो ऐसे हम मान लेते हैं ये आपका हो गया किडनी, है ना। एक किडनी ये हो गया, और मान लेते हैं कि एक किडनी आपका ये वाला हो गया। ये दो किडनी हो गए। तो इस किडनी के जस्ट ऊपर इस तरह से, जस्ट ऊपर इस तरह से जो ग्लैंड होता है, इसी ग्लैंड को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। दो पार्ट में होता है। एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट में है, दोनों किडनी के जस्ट ऊपर ये ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड्स। और ये दो पार्ट में जो हम बताए हैं, यानी कि इसका एक बाहरी आवरण होता है और एक इसका इंटरनल आवरण होता है। जो बाहरी आवरण होता है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और जो इंटरनल आवरण होता है उसको हम कहते हैं मेडुला, मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स को हम हिंदी में कहते हैं वलकुट, वलकुट। और मेडुला को हम हिंदी में कहते हैं पिंड। तो कॉर्टेक्स और मेडुला ये किसके पार्ट होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। बाहरी आवरण को कॉर्टेक्स और इंटरनल पार्ट को हम कहते हैं मेडुला। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये मेडुला वाले पार्ट से, मेडुला का वाला जो पार्ट है, इससे दो टाइप का हार्मोन निकलता है। इससे दो टाइप का जो हार्मोन निकलता है वो कौन निकलता है? तो एक निकलता है एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन। और एक और हार्मोन जो निकलता है उसको हम कहते हैं नॉर एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन। और इस दोनों ही हार्मोन को हम संयुक्त रूप से कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हमारे शरीर में आती हैं जब हम काफ़ी डरे हुए रहते हैं, काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं, या काफ़ी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें हमारी शरीर में आकस्मिक बदलाव का होना ज़रूरी है। तो उसी समय ये हार्मोन निकलेगा, ठीक उसी समय ये हार्मोन रिलीज होना शुरू करेगा। इसीलिए इस दोनों हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो इमरजेंसी हार्मोन को निकालने का काम करता है ये एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट? मेडुला वाला पार्ट। इमरजेंसी हार्मोन एड्रिनेलिन है और साथ ही साथ नॉर एड्रिनेलिन है। अब देखिए इमरजेंसी कंडीशन हमारी बॉडी में क्या होता है। तो हमारी बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन जो होता है वह 3 टाइप का होता है। इमरजेंसी कंडीशन 3 टाइप का होता है, यानी 3 समय में यह निकलेगा। कब? जब आप काफ़ी डरे हुए रहेंगे, आपको डर लगेगा। तो डर लगेगा तो डरना उस समय ज़रूरी है। कुछ ऐसी स्थिति आ गई जहाँ पर आप नहीं डरेंगे तो आपके साथ खतरा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा कुत्ता है, खड़ा है, जो कुत्ता मतलब एकदम आपको काटने की पोजीशन में खड़ा है। आपकी नज़र अचानक उस पर पड़ा, आप देख रहे हैं कि आपकी तरफ गुर्रा रहा है, मतलब काटने को एकदम उतारू है। तो अब आप क्या करेंगे? क्या उस कुत्ते से फाइट करेंगे, या वहीं पर रुके रहेंगे, मज़े से एकदम गाना गाएंगे, या फिर वहाँ से भागेंगे? आप वहाँ से भागेंगे, क्योंकि आपके अंदर डर पैदा किया। ये हार्मोन तुरंत उस समय निकलेगा और कहेगा डरिए, वो आपको काटने वाला है
अब आप क्या करेंगे, भागेंगे। तो भागेंगे ना, तब क्या कुत्ता रुक जाएगा वहाँ पर? कुत्ता नहीं रुकेगा, कुत्ता भी आपको दौड़ाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक जब ये हार्मोन निकलेगा ना, तो आपका स्पीड उस समय कुत्ते के स्पीड से अधिक हो जाएगा, क्योंकि आपको उसमें बचाने का काम करेगा। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन, जो इमरजेंसी के समय पर निकल रहा है। तो डरने के लिए कर दिया। उसके बाद देखिए एक और कंडीशन क्या यहाँ पर आ गया, फाइट। अगर कोई ऐसा स्थिति है जो आपको लग रहा है कि हम भागेंगे तब भी काटेगा, तो आप उससे फाइट कीजिए, मतलब फाइट करने के लिए तैयार रहिए। तो आपके मुकाबले को करने के लिए तैयार करने के लिए आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे, जब आपको उस समय जोश आएगा कि हमको फाइट करना चाहिए, तो ताकत उस समय ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, फाइट। या फिर तीसरा कंडीशन क्या लाएगा, भाई जी आप डर नहीं रहे हो, फाइट नहीं कर रहे हो, तो आप वहाँ सब क्या कीजिए, फ्लाइट कीजिए, मतलब भागिए। अब आपके पास एक ही उपाय है कि फ्लाइट कीजिए, नहीं भागिए। तो फियर, फाइट एंड फ्लाइट, इन तीनों इमरजेंसी कंडीशन को लाने वाला हार्मोन कौन है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें आपको दिख रहा है कि इमरजेंसी हार्मोन के अंतर्गत जो तीन कंडीशन बने, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, जिसमें तीनों में आप देखें एफ एफ एफ। और याद कीजिएगा मेरे उस क्लास को, जब मैंने इस इंडोक्राइन सिस्टम का स्टार्टिंग किया था, यानी जब मैं दूसरा वाला वीडियो पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया था, तो वहाँ मैंने बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड को 3F ग्लैंड भी कहा जाता है। और अब आपको दिमाग पे ये बातें आ गया कि इसको 3F ग्लैंड क्यों कहते हैं। 3F यानी 3F कौन कौन? फियर, फाइट, फ्लाइट। ये इमरजेंसी के दौर में हमारे शरीर में बनने वाला कंडीशन है कि जब हमारा इमरजेंसी कंडीशन आएगा तो हम डरेंगे, फाइट करेंगे, या फिर क्या होंगे, वहाँ से फ्लाइट करेंगे। तो ये तो हो गया मेडुला से निकलने वाला हार्मोन। तो देखिए यहाँ पर फ्लाइट करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या फिर भागो, यानी लड़ो या फिर भागो। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको कहते हैं? अब इसी में कुछ लोग कहते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको कहते हैं? लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन कहलाएगा? एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन। थोड़ा सा एक और चीज़ पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूँकि डर के समय ये हमारी सुरक्षा कर रहा है ना, ये हार्मोन निकलकर हमारे बॉडी की सुरक्षा कर रहा है। क्योंकि अगर वहाँ से नहीं भागेंगे तो कुत्ता काटेगा। आपके सामने कोई शेर ही खड़ा हो तो आप शेर से क्या उस समय निकलेगा कि भाई डरो, शेर है, भयंकर जानवर है, आप नहीं भागोगे, काटेगा, मार देगा आपको। और अगर ये हार्मोन निकला ही नहीं तो आपके अंदर डर पैदा नहीं होगा। जब डर पैदा नहीं होगा तो वैसे ही आप मरेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस वक्त जब इमरजेंसी कंडीशन हो, जब हमारे शरीर में उस हार्मोन की आवश्यकता हो हमारे शरीर को बचाने के लिए, तो ये निकल कर हमारे बॉडी की क्या करता है, रक्षा करता है। इसीलिए कुछ लोग इस एड्रिनल ग्लैंड को बॉडीगार्ड ग्लैंड भी कहते हैं। बॉडीगार्ड ग्लैंड। तो इसमें हर एक पॉइंट पर यहाँ पर चर्चा कर दे रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो पाइएगा। बॉडीगार्ड ग्लैंड भी किसको कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को ही कहते हैं। फिर ये कह दें कि डू और डाई किसको कहेंगे? डू और डाई ग्लैंड, ये भी कहलाएगा एड्रिनल ग्लैंड। क्यों? मतलब करिए या फिर नहीं करेंगे तो मरिए। करने की बात क्या कर रहे हैं? या तो फ्लाइट कीजिए मतलब भागिए, और नहीं भागेंगे तो मरेंगे, और नहीं तो फाइट कीजिए, नहीं फाइट करेंगे तब भी मरेंगे। तो डू और डाई, करो या मरो, ग्लैंड्स कौन सा कहलाएगा? एड्रिनल ग्लैंड। और ऐसे कोई कहे कि डू और डाई हार्मोन किसे कहेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? एड्रेनलिन हार्मोन। अब देखते हैं कि कॉर्टेक्स वाले पार्ट से क्या निकलता है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट से 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला भाग है, इससे 3 टाइप का हार्मोन निकलता है। कौन कौन? आइए उसको देखते हैं। कॉर्टेक्स 3 जो हार्मोन निकलते हैं, इसमें कौन निकलता है? तो एक निकलता है ग्लूकोकोर्टिकोइस। उसके बाद दूसरा निकलता है मिनरलोकोर्टिकोइस। और तीसरा जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं एंड्रोजन।
तो ये 3 टाइप के हार्मोन को निकालने का काम कौन सा पार्ट किया? कोर्टेक्स। यहां पर देखें, ग्लूकोज से ही बना हुआ है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया? शुगर। तो ये जब हार्मोन निकलता है तो ये शुगर को रेगुलेट करता है, शुगर रेगुलेशन। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा पहुंचेगा, जब हम खाना वगैरह खाएंगे, तो किस सेल के पास, किस ग्रंथि के पास या किस ऑर्गन के पास कितना शुगर होना चाहिए, उस शुगर की क्वांटिटी को यानी मात्रा को रेगुलेट करने का काम करेगा कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, क्योंकि ग्लूकोज का मतलब होता है यहाँ पर शुगर, तो ये शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरी बड़ी बात कि यह स्ट्रेस यानी तनाव, स्ट्रेस रेगुलेशन। मेरे यहां पर कहने का मतलब हो गया कि जब आप तनाव में होंगे तो उस तनाव की स्थिति से हमको निजात दिलाने का काम कराता है कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। यहां पर देखिए, यहां जो दिख रहा है मिनरलोकोर्टिकोइड्स, यहां पे मिनरल एक वर्ड दिख रहा है, और मिनरल से यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा कि यह साल्ट रेगुलेशन का काम करता है, साल्ट रेगुलेशन। यानी हमारे बॉडी में आयोडीन की कितनी मात्रा होनी चाहिए, साल्ट की कितनी मात्रा होनी चाहिए, उससे न ज़्यादा हो न उससे कम हो, इसको रेगुलेट करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? मिनरलोकोर्टिकोइड्स करता है, जो किस वाले पार्ट से निकलता है? कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है। कॉर्टेक्स किसका पार्ट है? एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है। और एंड्रोजन क्या करता है? तो ये सेक्सुअल कैरेक्टर को लाता है, सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर को लाता है। यानी व्यक्ति के अंदर लैंगिक जो लक्षण आता है, उस लैंगिक लक्षणों को लाने का काम करता है कौन? एंड्रोजन। लैंगिक लक्षणों को लाने वाला हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन। तो इसमें आप देखें, ग्लूकोर्टिकोइड से 2 कार्य हुआ, मिनरलोकोर्टिकोइड से 1 कार्य हुआ, और एंड्रोजन से 1 कार्य हुआ। तो चारों में यहाँ पर देखेंगे, जो 4 यहाँ पर कार्य हुआ है उसमें भी देखिए, यहाँ से एस, यहाँ से एस, यहाँ से एस, और यहाँ से एस, 4 यहाँ पर एस दिख रहा है। इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को कुछ लोग 4S ग्लैंड भी कहते हैं, 4S ग्लैंड। 4S ग्लैंड भी आपसे पूछेगा कि 4S ग्लैंड कौन सा कहलाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड। पूछेगा कि हमारी बॉडी में शुगर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ग्लूकोर्टिकोइड्स। हमारे शरीर में जो तनाव वाली स्थिति आती है, उस तनाव की स्थिति से हमको निजात दिलाने का काम कौन करेगा? ग्लूकोर्टिकोइड्स। हमारे बॉडी के अंदर कितना साल्ट, नमक की मात्रा होनी चाहिए, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? मिनरलोकोर्टिकोइड्स। और हमारे शरीर के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, जब हम युवा अवस्था में आते हैं, तो युवा अवस्था में आने के बाद कुछ शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं लड़का और लड़की में अलग अलग, उस परिवर्तनों को दिखाने वाला भी कार्य कौन सा हार्मोन करता है? एंड्रोजन हार्मोन करता है। तो इस तरह से एड्रिनल ग्लैंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जिस ग्रंथि को हम यहाँ पर 3F ग्लैंड भी कहते हैं, बॉडी गार्ड ग्लैंड भी कहते हैं, डू और डाई ग्लैंड भी कहते हैं, 4S ग्लैंड भी कहते हैं, है ना। तो चलिए अब लास्ट देखते हैं इसमें का, अंतिम जो बचा हुआ है वो है कौन सा? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज के बारे में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ हद तक पढ़ाया था, आपको यहाँ पर बातें याद होगी। हालांकि एक पार्ट मैंने वहाँ पर छोड़ा था, मैंने बताया था कि जब इसको हम इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे वहाँ पर। चलिए 8वां ग्रंथि देखते हैं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जिसको हम कहते हैं अग्नाशय। सबसे बड़ी बात कि अग्नाशय कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है? बिहाइंड द लीवर, यानी लीवर के जस्ट पीछे होता है। दूसरी बड़ी बात कि इसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। इसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि पैनक्रियाज में 4 टाइप के सेल होते हैं। पैनक्रियाज में 4 टाइप के सेल कौन कौन होते हैं? पैनक्रियाज में जो 4 टाइप के सेल होते हैं उसमें एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, एक होता है गामा सेल, और एक होता है उसमें एफ सेल। तो जो अल्फा, बीटा और जो गामा सेल होता है, ये होता है एक्सोक्राइन। और जो एफ सेल होता है वो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड।
तो जब मैं एक्सोक्राइन की चर्चा किया था तो मैंने बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम है एंजाइम निकालना जो भोजन के पाचन में हेल्प करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप मेरे पढ़ेंगे तो वहाँ अल्फा बीटा और गामा से निकलने वाले जो भी एंजाइम हैं उसके बारे में वहाँ चर्चा हमने कर दिया था। बाकी जो एप हैं, एप सेल जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, इसके द्वारा कौन सा काम किया था, यानी ये कौन सा काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एप सेल के द्वारा एक हार्मोन निकलाता है और इस हार्मोन को हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन। और आपको पता है कि हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन। यानी अगर ये किसी टाइप से एप सेल में कोई गड़बड़ी हो गया, पैनक्रियाज वाले पार्ट के एप सेल में कोई गड़बड़ी हो गया तो इंसुलिन की मात्रा कम निकलेगा। इंसुलिन की मात्रा कम निकलेगा तो उस परिस्थिति में हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, और शुगर की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो इससे जो बीमारी होता है उसी को हम कहते हैं मधुमेह रोग या चिनिया रोग, या उसी को हम कहते हैं डायबिटीज। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि इंसुलिन निकालने वाला हार्मोन कौन सा है, एप सेल। और एप सेल किस टाइप का ग्लैंड हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो इंसुलिन की कमी से व्यक्ति को कौन सी बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है। अब आपसे भी पूछा जाता है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है बेंटिक। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिक महोदय ने की थी। तो ये आपका हो गया पैनक्रियाज के बारे में जानकारी। पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की भांति व्यवहार करता है और यह एंडोक्राइन की भांति व्यवहार करता है। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया था, इसको हमने कह दिया था कि यह किस टाइप का ग्लैंड है, तो यह मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि यह बहिस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करता है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि के भांति भी कार्य करता है, यह जूस भी निकालता है, एंजाइम भी निकालता है और साथ ही साथ हार्मोन भी निकालता है। तो इस तरह से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आज पूरा कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में हम पॉलिटी वाले सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, और पॉलिटी से अभी तक जो मेरे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे कि इंतज़ार की घड़ी ये कब आ जाए, तो अब अगले क्लास से आपको पॉलिटी में स्टार्ट करूँगा। आप बेसब्री से अभी तक जो इंतज़ार किए उस सब्र के लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आप इतने दिनों तक इंतज़ार किए। हालांकि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसमें कोई कहीं ऐसा कुछ नहीं था जहां से आपको कुछ बेहतर चीज़ें नहीं मिल पाती, सब कुछ बेहतर है। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो मैं पढ़ाया था, लेकिन बायोलॉजी अब चूँकि 50% से ऊपर कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए अब नए विषय की शुरुआत करेंगे। तो फिर हम मिलते हैं नए क्लास में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।